हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 6 का जो नया किताब है सामाजिक विज्ञान का, उसका हम लोग जो चौथा चैप्टर है, चौथा अध्याय है, उसका हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। 3 चैप्टर का ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। तो आज जो है हम लोग का जो अध्याय 4 है, इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। तो इतिहास के बारे में जो हम लोग पढ़े थे ना, उस पर आधारित अब हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, इतिहास का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन है भविष्य, वर्तमान, मानव का अतीत, भूगोल। तो इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई? तो जो मानव का अतीत होता है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ई एच कार के अनुसार इतिहास क्या है? ऑप्शन है घटनाओं की सूची, अतीत और वर्तमान के बीच संवाद, केवल राजाओं का वर्णन, युद्धों का विवरण। तो क्या हो जाएगा? ई एच कार के अनुसार जो इतिहास है वो क्या है भाई? अतीत और वर्तमान के बीच क्या है? संवाद है। ठीक है, तो अतीत और वर्तमान के बीच का जो संवाद है, जो बातचीत है, जो कहानी है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इतिहास बोलेंगे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव इतिहास पृथ्वी के इतिहास का कौन सा भाग है? सबसे बड़ा भाग है, आधा है, बहुत छोटा है, बराबर है। तो मानव इतिहास जो है, पृथ्वी का इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन मानव का इतिहास जो है पृथ्वी के इतिहास की तुलना में बहुत ही छोटा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बहुत छोटा। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक एक क्वेश्चन अगर आप कीजिएगा ना, तो पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा और सारा चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है, सारा बिंदु आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होमोसेपियंस पृथ्वी पर लगभग कितने वर्ष से रह रहे हैं? तो हम लोग जो आते हैं, याद रखिएगा, किस में आते हैं? होमोसेपियंस में आते हैं। तो होमोसेपियंस जो है वो पृथ्वी पर कितने पुराने हैं बताना है। 10,000 वर्ष, 1 लाख वर्ष, 3 लाख वर्ष पुराना, 10 लाख वर्ष पुराना। तो क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखिएगा, 3 लाख वर्ष पुराना इतिहास है होमोसेपियंस का। अगला क्वेश्चन है, अतीत को समझने से हमें किसकी बेहतर समझ मिलती है? अतीत को अगर हम समझ लेंगे तो क्या बेहतर हो जाएगा? किसके बारे में हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे? भविष्य, वर्तमान, समाज, विज्ञान, भूगोल। तो अगर हम अतीत को सही से समझेंगे, अतीत से सही चीज सीखेंगे, तो हम लोगों का जो भविष्य है वो क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। अगला है, अतीत का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी की चट्टानों, पर्वतों और नदियों का अध्ययन कौन करता है? कौन सा वैज्ञानिक है जो पृथ्वी के चट्टान के बारे में, पर्वत के बारे में, भूमि के बारे में, नदी के बारे में अध्ययन करता है? ऑप्शन है मानव विज्ञानी, जीवाश्म विज्ञानी, भूवैज्ञानिक, इतिहासकार। तो उस वैज्ञानिक को क्या बोलेंगे? भू वैज्ञानिक। भू मतलब याद रखिएगा जमीन से जुड़ा हुआ, जैसे पहाड़ हो गया, चट्टान हो गया, पर्वत हो गया, नदी हो गया, इस सब का जो अध्ययन करता है उसको भू वैज्ञानिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कहलाता है? तो जो जीवाश्म का अध्ययन करता है वैसे वैज्ञानिक को क्या बोलते हैं? कौन सा वैज्ञानिक होता है? पुरातत्व वैज्ञानिक, जीवाश्म विज्ञानी, मानव विज्ञानी, समाज शास्त्री। तो देखिए, जो जीवाश्म के बारे में मतलब जो पेड़ पौधा या जानवर सड़ गए हैं, गल गए हैं, उनका हड्डी है, उसका जो अध्ययन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जीवाश्म विज्ञानी। तो जो जीवाश्म का अध्ययन करेगा उसको जीवाश्म वैज्ञानिक हम लोग बोलते हैं। अगला है, मानव समाज व संस्कृतियों का अध्ययन कौन करता है? मानव समाज के बारे में, मानव समाज से जुड़ा जो संस्कृति है उसके बारे में कौन अध्ययन करता है? ऑप्शन है भू वैज्ञानिक, जीवाश्म विज्ञानी, मानव विज्ञानी, इतिहासकार। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव विज्ञानी। तो मानव जो वैज्ञानिक होते हैं वो मानव के बारे में, मानव से जुड़ा जो संस्कृति है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औजार, बर्तन, सिक्के आदि का उत्खनन कौन करता है? ऑप्शन है इतिहासकार, मानव विज्ञानी, पुरातत्व विज्ञान, जीव विज्ञानी। तो देखिए, जो पहले के समय में जो ईटा हो गया, पत्थर हो गया ना,
कुछ लोहा हो गया, कुछ औजार हो गया, सिक्का हो गया, या जो लोग वो बनाए थे जो जमीन के अंदर दब चुका है, तो उसको खोद खाद के निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। उस वैज्ञानिक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस वैज्ञानिक को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, पुरातत्व वैज्ञानी। पुरातत्व वैज्ञानिक क्या करते हैं? जो वर्षों पहले, हजारों वर्ष पहले जो जमीन में ना जो मूर्ति था, जो सिक्का था, जो लोहा था ना, वो जो भी चीज को इस्तेमाल करते थे, वो चीज दब चुका है, उसको निकालते हैं, खोदते हैं और उसका अध्ययन करते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पुरातत्व वैज्ञानिक बोलेंगे। अगला है जीवाश्म किसे कहते हैं? ऑप्शन है पत्थर, धातु, जीव जंतु, पौधों का अवशेष, हथियार। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जीव जंतु या पेड़ पौधा जब मर जाता है, जमीन के अंदर दब जाता है, तो लास्ट में उसका क्या बचता है? केवल हड्डी बचता है, बाकी चीज तो खत्म हो जाता है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे? अवशेष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवशेष, मतलब जो बच गया, जो बच गया। तो जीव जंतु या पौधा का जो अवशेष होता है, सड़ा गला जो भाग होता है, जो बच जाता है, उसी को बोलते हैं जीवाश्म। क्या बोलते हैं? जीवाश्म। अगला है, विश्व में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला कैलेंडर कौन सा है? कौन सा कैलेंडर है जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है भारतीय कैलेंडर, चीनी कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर। तो याद रखिएगा, हम लोग जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब जो आता है, वो किस कैलेंडर में आता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर में आता है। अगला है, सीई का पूरा नाम क्या है? आपको बताए थे, एक सी था और एक क्या था? बीसीई था। ठीक है, तो याद रखिएगा, सीई का आपको फुल फॉर्म बताना है, पूरा नाम बताना है। ऑप्शन है क्रिश्चियन एरा, कॉमन एरा, सेंट्रल एरा, कैलेंडर एरा। तो सीई का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन एरा, समान एरा। अब बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले बीसीई मान लेते हैं और उनके जन्म के बाद जो है हम लोग सी मान लेते हैं। अगला है, बीसीई का अर्थ क्या है? अभी आपको पता है। ऑप्शन है बिफोर क्राइस्ट एरा, बिफोर कॉमन एरा, बेस कॉमन एरा, बैकवर्ड एरा। क्या हो जाएगा? बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। अगला है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक से अधिक कितने वर्षों में आता है? ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक अधिक वर्ष, एक जो अधिक वर्ष आता है वो कितने साल में आता है? ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो क्या आएगा? आपको याद रखिएगा, 4 वर्ष। 4 वर्ष के बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक अधिक वर्ष आता है। अगला है, शताब्दी वर्ष कब लीप वर्ष बन जाता है? कोई भी शताब्दी वर्ष हो गया, जैसे 200, 2000 हो गया, 3000 हो गया, ये कब लीप वर्ष बनेगा? तो लीप वर्ष में बचपन में हम लोग क्या याद किए थे? 4 से भागा दे दीजिए, लेकिन ये फॉर्मूला सही नहीं है। आपको कितना से भागा देना है? 400 से, याद रखिए। जैसे 1600 आपको दिखाना, 1600 जो सदी है ये लीप वर्ष है कि नहीं? 400 से भागा दे दीजिए, 400 से भागा लग गया, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। वही अगर आप 1800 में 400 से भागा दीजिएगा तो ये आपका 400 से भागा नहीं लगेगा, मतलब 18वीं जो सदी है वो लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष मतलब आपको बता चुके हैं, लीप वर्ष का मतलब होता है ऐसा वर्ष जिसमें दिन जो हो जाता है 366 दिन का हो जाता है, जिसमें फरवरी जो है 29 दिन का हो जाता है। ठीक है, और विज्ञान में हम बताए थे आपको क्यों होता है, क्योंकि एक साल में पृथ्वी नहीं घूमता है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटता है। कितना दिन में भाई? 365 दिन, 6 घंटा। 4 साल में 6 घंटा करके 24 घंटा हो जाता है, इसीलिए एक दिन 4 साल पे बढ़ जाता है, और जिस साल बढ़ जाता है उसी को लीप वर्ष हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो लीप वर्ष कैसे पहचानेगा? जब 100 से विभाजित हो, जब 200 से विभाजित हो, जब 400 से विभाजित हो, या हमेशा? तो किससे विभाजित होना चाहिए? 400 से। तो कोई भी शताब्दी अगर आप लीजिएगा, 19वीं शताब्दी हो, 20वीं शताब्दी हो, 21वीं शताब्दी हो, उसको 400 से भागा दे दीजिए, 400 से भागा लग जाएगा, तो वह वर्ष होगा, क्या होगा? लीप वर्ष होगा। अगला है, समय रेखा किसे दर्शाती है? समय रेखा से हम लोगों को क्या जानकारी मिलता है? मानचित्र के बारे में, घटनाओं का क्रम के बारे में, केवल तिथियां के बारे में, भविष्य के बारे में। तो जो समय रेखा होता है, समय रेखा से हम लोगों को पता चल जाता है कौन घटना पहले हुआ है, कौन घटना बाद में हुआ है। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है घटनाओं का क्रम, कौन घटना पहले हुआ और कौन घटना बाद में हुआ। कितना मजा आ रहा है?
एक एक चीज आपको थ्योरी भी पढ़ा दिए, उस पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दे दिए, और इसी पे बेस्ड आपको एक एक लाइन में पॉइंट बना देंगे, जिसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो और आपको समझ में आ जाएगा। तो थ्योरी को कर लीजिए कंप्लीट, दूसरा उस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कर लीजिए, और तीसरा आपको काम करना है रिवीजन के लिए क्या करना है, जो आपको पॉइंट्स देंगे, चैप्टर का जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देंगे, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उस चैप्टर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, बस आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बाकी मेरा काम है। अगला है दशक में कितने वर्ष होते हैं, एक दशक में कितना वर्ष होते हैं बताना है। 5, 10, 50, 100। दशक मतलब याद रखिएगा 10, तो एक दशक का मतलब होता है 10 वर्ष। ठीक है, आप भी बनाते रहिए, ठीक है, फास्ट बनाइए और देखिए कितना सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं, एक शताब्दी में कितना वर्ष होता है, तो शताब्दी का बात कर रहा है। ऑप्शन है 10, 50, 100, 1000, तो कितना हो जाएगा 100। एकदम आसान क्वेश्चन है। वर्तमान में हम किस शताब्दी में हैं, हम लोग अभी जो समय चल रहा है वो किस शताब्दी में है बताना है। 20वीं शताब्दी है, 21वीं है, 22वीं है या 19वीं शताब्दी है। तो अभी क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है ना, तो 2026 चल रहा है, इस ग्रह पर है तो 2026 चल रहा है, दूसरे ग्रह पर तो होंगे नहीं, दूसरे ग्रह पर कुछ और चल रहा होगा। तो 2026 चल रहा है, मतलब कौन सा शताब्दी चल रहा है, 21वीं शताब्दी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं, शताब्दी में 100 और शताब्दी में कितना वर्ष होता है। ऑप्शन है 100, 500, 1000, 10,000। तो याद रखिएगा शताब्दी मतलब 100 और 100 शताब्दी बोलेगा, इसका मतलब हो जाएगा 1000 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इतिहास के स्रोत किससे कहते हैं। ऑप्शन है पुस्तक, व्यक्ति, वह साधन जिससे अतीत की जानकारी मिले, केवल सिक्के। तो देखिए, अगर इतिहास के बारे में पता करना है तो इतिहास के बारे में कुछ स्रोत होगा, वो स्रोत क्या हो सकता है, वो स्रोत कोई धातु हो सकता है ना, वह स्रोत जो है कोई जीवाश्म हो सकता है, वो स्रोत जो है सिक्का हो सकता है, वो स्रोत जो है लोहा हो सकता है, वो स्रोत जो है घर हो सकता है, वो स्रोत जो है ईंट हो सकता है। ठीक है, तो वह साधन जिससे अतीत की जानकारी मिलता है, उस साधन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्रोत बोलेंगे, इतिहास का स्रोत। अब इतिहास के स्रोत में किताब भी आ सकता है, किताब के माध्यम से भी हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं, पत्थरों पर जो लिखा रहता है उसके माध्यम से भी हम लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अगला है शिलालेख किस प्रकार का स्रोत है। शिलालेख मतलब याद रखिएगा, शिला वाला नहीं, शिला की जवानी, शिला की ये नहीं, शिलालेख का मतलब होता है, याद रखिएगा, पत्थर पे जो लिखा रहता है। सील मतलब याद रखिएगा, शिलालेख, लेख मतलब लिखित, सील मतलब पत्थर, तो पत्थर पे जो इतिहास लिखा गया है, बहुत सारे पत्थरों पर देखिएगा ना, वहां पे पत्थरों पर बहुत सारा चीज लिखा रहता है इतिहास के बारे में, उस समय के लोग उस पर लिखते हैं। तो पत्थरों पर जो लिखा हुआ रहता है इतिहास, उसको हम लोग बोलते हैं शिलालेख। ये मौखिक होता है, साहित्य होता है, पुरातात्विक होता है कि आधुनिक होता है, तो याद रखिएगा ये क्या होता है, आपको पुरातात्विक होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, पुरातात्विक इतिहास, शिलालेख वाला। अगला क्वेश्चन है सिक्के किस श्रेणी के स्रोत है। सिक्का, ऑप्शन है मौखिक, कलात्मक, पुरातात्विक, वैज्ञानिक। तो पुरातात्विक में जो भी समान वस्तु से अगर इतिहास पता चल रहा है, ईटा हो, सिक्का हो, लोहा हो, मूर्ति हो, तो उसको बोलेंगे पुरातात्विक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किताब से मिलेगा तो साहित्यिक बोलेंगे उसको, पत्थर से मिलेगा तो उसको शिलालेख बोलेंगे। तो सिक्का किस श्रेणी में आता है, तो पुरातात्विक में आता है। अगला है लोक कथाएं और गीत किस प्रकार के स्रोत है। लिखित है, मौखिक है, पुरातात्विक है, तकनीक। तो देखिए, जो लोक कथा होता है ना, जो गीत हम लोग गाँव में गाते हैं, वो लिखा नहीं गया रहता है, पुराने जमाने से लोग जो है गाते आ रहे हैं, फिर अगला पीढ़ी उसको याद करता है, फिर वो गाता है, फिर अगला पीढ़ी याद करता है, फिर वो गाते जाता है। ठीक है, तो ये मौखिक होता है, क्या होता है, मौखिक। ठीक है, इसको याद कर लेते हैं ना और गाते रहते हैं, फिर अगला पीढ़ी याद कर लेता है, वो गाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मौखिक। अगला है पांडुलिपियां किस स्रोत में आती है।
ऑप्शन है मौखिक, साहित्य की, वैज्ञानिक, आधुनिक। तो देखिए पांडुलिपिया का मतलब क्या है। अभी का जो किताब होता है छप के आता है, मशीन से छप आता है, प्रिंटिंग होता है। एक पहले का किताब होता था, कुछ ऐसा किताब होता था जिसपे हाथ से लिखा रहता था, हाथ से, ठीक है। तो वैसी किताब को हम लोग बोलेंगे पांडुलिपिया, जो किताब हाथ से लिखा गया हो, छपाया नहीं हो, हाथ से जो किताब लिखा गया रहता है उसको पांडुलिपिया बोलते हैं। ये जो पांडुलिपिया होता है ये कैसा होता है, याद रखिएगा, साहित्यिक वाला, ठीक है। इसका स्रोत क्या है, साहित्य से हम लोग को पता चलता है। अगला है आदि मानव मुख्यतः किस पर निर्भर थे। ऑप्शन है कृषि, व्यापार, आखेट व भोजन संग्रह, उद्योग। तो आदि मानव जो थे वो मुख्यतः किस पे निर्भर थे, आखेट व भोजन संग्रह पर ये निर्भर थे। अगला है आदि मानव सामान्यतः कहाँ रहते थे। ऑप्शन है शहरों में, महलों में, गुफाओं व शैलश्रेयों में, गांव में। तो वो कहाँ रहते थे, गुफा में रहते थे, या पत्थर उथर का जो बना रहता था गुफा टाइप का, उसमें रहते थे। अगला है आग का उपयोग किसने प्रारंभ किया। आधुनिक मानव ने, आदि मानव ने, रोमन ने, किसान ने। तो आग का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, आदि मानव ने। अगला है हिम युग लगभग कब तक रहा। ऑप्शन है 5,000 वर्ष पूर्व, 12,000 वर्ष पूर्व तक, 50,000 वर्ष पूर्व तक, 1,000 वर्ष पूर्व तक। तो याद रखिएगा 12,000 वर्ष पूर्व तक हिम युग रहा था। अस्थायी निवास और कृषि की शुरुआत किसके बाद हुई। तो लोग जो पहले रहते थे एक जगह नहीं रहते थे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कहीं रह लिए, इधर भोजन मिला, पानी मिला, उधर रह लिए। लेकिन धीरे धीरे लोग जो है एक जगह रहने लगे, घर बनाने लगे और खेती करने लगे। अब जो घर बना लेगा, पशु पालने लगेगा, खेती करने लगेगा, वो इधर उधर जाएगा नहीं, जाएगा, एक ही जगह रहेगा ना, क्योंकि उसके पास अब काम आ गया। तो अस्थायी निवास और कृषि की शुरुआत किसके बाद हुई, आग की खोज के बाद, हिम युग के बाद, धातु युग के बाद, आधुनिक काल में। तो याद रखिएगा हिम युग के बाद। तो अस्थायी निवास और कृषि का शुरुआत कब हुआ, हिम युग के बाद शुरुआत हुआ। तो यहाँ पे जो चैप्टर 4 था आपका इतिहास का स्रोत वाला, उस पर आधारित हम लोग 30 टॉप क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। तो अभी तक आप इसका वन शॉट नहीं देखे हैं, इसका वीडियो नहीं देखे हैं, तो जाके देख लीजिए, जिससे यह चैप्टर आपको आसानी से क्लियर हो जाए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।